Question number 11. Joe is a sole trader with statements relating to his business are not correct. He can receive a bank loan for the business. ये correct है, true है, मार्क करते जाते हैं। ये true है जनाब। Joe's drawings are transferred to his capital account. ठीक है, ड्राइंग्स जो हैं वो इवेंचुअली उसके कैपिटल में ही एडजस्ट होती हैं जाके, तो ये भी ट्रू है जनाब वाला। जोस पर्सनल एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन हिज इनकम स्टेटमेंट। ये पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो उसकी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएंगे क्योंकि बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस आएंगे, तो ये वाली फॉल्स है, तो ये आंसर है 3 ओनली। ठीक है, अच्छा जी। द प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई इफ द पार्टनर्स डू नॉट ड्रॉ अप ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, which statement is true provision of partnership act। ठीक है जनाबे वाला, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू सैलरीज। इसमें ये कह रहा है कि अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है और आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया उसके साथ, तो अब उसकी कुछ रूल्स तो अप्लाई होंगे ना, बेशक रिटर्न एग्रीमेंट ना हो। तो कौन से रूल्स हैं, अगर रिटर्न आपके पास पार्टनरशिप एक्ट ना हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो रूल्स अप्लाई होते हैं क्योंकि वो पार्टनरशिप एक्ट में बातें लिखी हुई हैं। तो वो ये बात है, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू सैलरीज आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस, ये चीज़ है। अच्छा जी, अगली बात क्या है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप इज गिवन। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि पार्टनर्स के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इसमें से कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अब। ठीक है जी, 160,000 जो है वो लोन आ गया, फिर इसमें से बैंक लोन हम डिडक्ट कर देंगे, बैंक लोन डिडक्ट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स में ड्राइंग्स का इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये इग्नोर कर देंगे हम। तो उनको जो प्रॉफिट मिल जाएगा उसमें से करेंगे, वो आफ्टर अप्रोप्रिएशन उसकी एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, और क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनरशिप सैलरीज ये डिडक्ट हो जाएंगी। ये ज़रा कैलकुलेट करें कितना बनता है, 160 माइनस 14 माइनस 24, 122, और आपके इंटरेस्ट जो हैं ये भी लेस हो जाएंगे। आपका ये प्रॉफिट था, अब वो आपसे ये चेक करना चाह रहा है कि इसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करके बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो बैंक लोन का इंटरेस्ट है, डेफिनेटली वो लेस करेंगे आप क्योंकि वो आपके प्रॉफिट में से ही जाएगा। फिर इसी तरह पार्टनर्स ने अगर कोई स्टेपुलेशन रखी हुई है कि जनाब वाला हमारे जो कैपिटल हमने बिजनेस में दिए हुए हैं उस पर भी हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो वो इंटरेस्ट भी आप लेस करेंगे। ठीक है, और जो पार्टनर्स को सैलरीज देनी है वो भी आप लेस करेंगे, और जो बाकी अमाउंट होगा वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट या पार्टनर्स के दरमियान जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनका शेयर होगा। ड्राइंग्स इसमें क्यों एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स तो हर पार्टनर की इंडिविजुअल है ना। ऐसा तो नहीं है कि मिसाल के तौर पे फर्म में प्रॉफिट आया या उसमें से कुछ ड्राइंग्स कर लूँ ढेर सारी और जो बाकी है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो सारे पैसे फिर मेरे पास चले गए। मिसाल के तौर पे 1,60,000 था, हाँ जी, वो एक दफ़ा आपको पैसे मिल जाएं आपके अकाउंट में आ गए, करंट अकाउंट में जो पार्टनरशिप का करंट अकाउंट है, तो उसमें से आप फिर जितने मर्जी ड्राइंग्स करते रहें वो आपका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ड्राइंग्स करने से जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, 107,000। अच्छा, अगली बात क्या है जी, एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप, जेड को एडमिट किया है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुराना अभी नहीं बताया, इट वाज एग्रीड एट दैट डेट के पार्टनरशिप के जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है, हमने कहा जी कि अपवर्ड वैल्यूएशन होगी, फेयर वैल्यू इनकी ज़्यादा है। वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी 20,000, लेकिन ये 20,000 फिर हम निकाल देंगे।
Z जो है वो गुडविल की हम पहले भी बात कर चुके हैं ना कि गुडविल एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाएंगे लेकिन अपनी बुक्स में कैरी नहीं करेंगे, ठीक है। और जेड साहब जो हैं वो कितने पैसे लेके आएंगे, 80,000 अपना कैश लेके आएंगे, ठीक है। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है जनाबे वाला, 2:1:1, ठीक है। जेड के कैपिटल अकाउंट में इमीडिएटली आफ्टर द एडमिशन क्या होगा। अच्छा, अगर इन्होंने पुराना पार्टनरशिप का नहीं बताया हुआ, वैसे वो ना भी बताया हुआ, खैर है, ठीक है। जेड का अकाउंट होगा 80,000 जो वो लेके आ रहा है, माइनस जो गुडविल का शेयर। देखें गुडविल के बारे में हम क्या, ये जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है इसका फ़ायदा सिर्फ पुराने पार्टनर्स को होगा, एक्स और वाई, जेड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह जो गुडविल आएगी, जो इंट्रोड्यूस होगी, वो एक्स और वाई के अकाउंट्स में होगी, जेड के अकाउंट में नहीं होगी। रिवैल्यूएशन जो है वो भी यहाँ और यहाँ पे आएगी, जेड के पास नहीं आएगी। जो गुडविल इंट्रोड्यूस, जिससे गुडविल से अकाउंट इंक्रीज होंगे, वो भी एक्स और वाई के होंगे, जेड के नहीं होंगे। हाँ, जब वो गुडविल रिमूव करेंगे तो वो जेड के अकाउंट से भी रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जेड का नया शेयर कितना है, तो ये गुडविल की एडिशन है और फिर गुडविल का रिमूवल है बुक्स में से। 20,000 की गुडविल है, जेड का जो शेयर है वो 1/4 है, 1/4 इंटू 20,000, तो ये 5,000 हो गया। तो 5,000 की एक नेगेटिव एंट्री आ जाएगी जेड के अकाउंट में। और जनाबे वाला कितने पैसे वो लेके आ रहा है, वो पैसे लेके आ रहा है 80,000, 80,000 से इसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो उसके कैपिटल अकाउंट में इवेंचुअली कितने पैसे बचेंगे, 75,000, ये आंसर होगा। अच्छा जी, पार्टनरशिप के आपके 2 से 3 सवाल ही आते हैं हिस्टोरिकली जो आपके एमसीक्यूज में आ रहे हैं अराउंड इतने ही आएंगे। और जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो बस यही हैं कि आपने बस ये देखना है कि पार्टनर आ रहे हैं तो किसके अकाउंट में क्या क्या एडिशन होगा, पार्टनर जा रहे हैं तो किसके अकाउंट में से क्या क्या अमाउंट्स लेस होंगी, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, कैश लेके आ रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। यही आपकी 4-5 मोटी एंट्रीज हैं जो बार बार वो पूछ रहे हैं। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जी। अब बात यह है कि इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और वो स्टेटमेंट कौन सी गलत है कि डिविडेंड कैन बी पेड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व्स। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी ट्रू हैं। बोनस शेयर्स जो हैं वो आप कैपिटल रिजर्व से भी दे सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व से भी दे सकते हैं। डिविडेंड जो है वो आप रेवेन्यू रिजर्व से भी दे सकते हैं, डिविडेंड कैपिटल रिजर्व से नहीं दे सकते। बहरहाल, अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2018 ए बिजनेस मेड अ प्रॉफिट ऑफ 31,000, ये इनका प्रॉफिट हो गया साल का। ए डिविडेंड ऑफ 8% was paid, 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $5 ईच। तो ये जो वैल्यू है ये ऑर्डिनरी शेयर्स की है, 8% का डिविडेंड दिए, तो ये 8% जो है ये भी हम देखते हैं कि कैसे निकलेगा। एंड 12,000 वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, ठीक है। सर इसमें इस तरह से होगा, पहली बात तो ये कि जनरल उसने आपसे क्या पूछा है, रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस 1 जनवरी 2018, ओपनिंग बैलेंस पूछा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस बताया हुआ है, ओपनिंग पूछा हुआ है। तो जनाब वाला हमारे पास होता है कि हमारे पास सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस, ये भी हमारे पास अननोन है। फिर उस ओपनिंग बैलेंस में क्या होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो ऐड हुआ होगा, कितना था प्रॉफिट फॉर द ईयर, 31,000, ठीक है। अच्छा, फिर जनाबे वाला 8% का आपने डिविडेंड दिया है, तो 8% किस चीज़ का निकलेगा, वो शेयर कैपिटल की अमाउंट का निकलेगा। शेयर कैपिटल कितना था, 200,000 था, 200,000 शेयर्स थे, तो ये 1 लाख का शेयर कैपिटल हो गया। 1 लाख का 8% कितना होगा,
8,000। तो ये जनाब वाला ये पेड है, अनाउंस्ड नहीं है। जो पेड है वो हम यहाँ से लेस करेंगे। तो डिविडेंड पेड कितना, 8,000 का, ये लेस हो गया। फिर जनाब वाला आपने क्या किया, 12,000 जो हैं वो आप रिटेन्ड अर्निंग्स में ले गए हैं, सॉरी उधर जनरल रिजर्व में ले गए हैं, टू जनरल रिजर्व कितना, 12,000, राइट। और ये 12,000 वहाँ ले जाने के बाद जो आपका क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है, वो क्लोजिंग आपका कितना बच रहा है, 68,000। ठीक है। तो अब ओपनिंग का बैलेंस निकालने के लिए इसको वर्क बैक कर लें, जो चीज़ें इधर लेस हो रही हैं वो दूसरी साइड पे आके ऐड हो जाएंगी। 68,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 माइनस 31,000। 57,000 जनाब वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। इसमें बस जो नई चीज़ हमने देखी है कि डिविडेंड अगर परसेंटेज की फॉर्म में दिया हो कि इतने परसेंट डिविडेंड दिए, तो वो हम शेयर कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, अनलेस उसने कहा हो कि 8% ऑफ दिस प्रॉफिट। ऐसा आमतौर पे नहीं कहता, आमतौर पे यही कहता है जिस तरह इसने यहाँ पे कहा है कि जब परसेंटेज में कहे कि इतने परसेंट डिविडेंड देना उसके, तो वो किसका परसेंट होता है, वो शेयर कैपिटल का परसेंटेज होती है। ठीक। अच्छा, a company had an issued share capital of 4 lakh made up of ordinary shares of आधा डॉलर फुली पेड। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने अच्छा पहले यहाँ से ना नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालने, क्योंकि आगे उसका आने वाला है, यूज आने वाला है अगले, क्योंकि वो बोनस शेयर्स इशू करने ना उसके लिए चाहिए होगा। अच्छा, अभी आपके शेयर कितना है, ये 4 लाख डॉलर जो हैं, हर शेयर आधे डॉलर का है, तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके वो 8 लाख हैं। ठीक है, क्योंकि 8 लाख पे अगर आप आधा डॉलर दे रहे हो तो आपको पास 4 लाख आते हैं। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है। अब बोनस शेयर्स कितने दे रहा है, 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, हर 4 शेयर्स के बदले एक शेयर, के पुराने शेयर्स को 4 से डिवाइड करें, जितनी अमाउंट बनेगी उनके अगेंस्ट एक शेयर, और जितना नंबर बन रहा है मतलब उतने ही शेयर्स आप इशू और कर रहे हैं। तो 8 लाख को 4 से डिवाइड करें तो इसका मतलब ये है कि आपने 200,000 के और शेयर्स, बोनस शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी डबल एंट्री क्या होगी, इतना अमाउंट 200, अच्छा 200,000 के बोनस शेयर्स हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इसकी अमाउंट कितनी बनेगी, आधे डॉलर का एक शेयर है, तो इसकी अमाउंट बन जाएगी 100,000। ठीक है, तो ये 100,000 डॉलर्स जो हैं ये आप रिटेन्ड अर्निंग से निकाल के शेयर कैपिटल में ले जाएंगे, तो आपका शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख से बढ़ जाएगा। पहली एंट्री समझ आ गई, पहली एडजस्टमेंट। अच्छा, दूसरी में क्या कह रहा है कि ऑर्डिनरी शेयर्स दिए एक नया शेयर फॉर 2 ऑलरेडी हेल्ड। ठीक है, तो पहले तो निकालते हैं कि शेयर्स कितने हैं, 4 लाख शुरू में शेयर थे, सॉरी 8 लाख शुरू में शेयर्स थे आपके, कहाँ गुम गए, जब साल शुरू हुआ तो कितने शेयर्स थे आपके, 8 लाख। कितने आपने और इशू किए, 2 लाख और इशू किए, तो अब आपके पास कितने हो गए हैं, 10 लाख। ठीक है जी, तो 1 मिलियन शेयर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, एंड यू आर इशूइंग 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड, तो 1 आउट ऑफ एवरी 2। तो ये जनाब वाला 5 लाख के आपने और शेयर्स इशू कर दिए। पहली बात तो ये हो गई, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 500,000। अब इस 500,000 में क्या हुआ है जनाब वाला, 500,000 के जो शेयर्स आपने इशू किए हैं, कुछ वो आपने प्रीमियम पे इशू किए हैं, और हर शेयर पे कितना प्रीमियम चार्ज किया, 0.15। तो 500 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास 250,000 आएंगे। ठीक है,
और यहाँ पे जनाबे वाला आपके पास आएंगे 75,000। ये $0.5 ये आपका शेयर कैपिटल में जाएगा अमाउंट, और ये वाला अमाउंट जो है ये आपका शेयर प्रीमियम में जाएगा। हर शेयर पे इशू किया है ना, जो 5 लाख शेयर इशू किए हैं उनके आपने पैसे लिए कितने हैं, उनके हर शेयर के आपने लिए 0.65, जिसमें से 0.5 जो है वो शेयर कैपिटल की वैल्यू थी और 0.15 जो है वो प्रीमियम की वैल्यू थी। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें, जो आपने बोनस शेयर्स इशू किए हैं उसके अगेंस्ट आपके बैंक अकाउंट में तो पैसे नहीं आएंगे ना। आपके बैंक अकाउंट में कौन से पैसे आएंगे, एक आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे आएंगे और एक आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे आएंगे। कि ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है ये हमें चाहिए था, क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर्स टोटल शेयर्स में ऐड हो जाएगा और फिर इसके अगेंस्ट अब जो टोटल नंबर आपका बन गया उसके अगेंस्ट आप ये बोनस शेयर्स इशू कर राइट्स इशू कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जब हमने राइट्स इशू किए तो 1 फॉर एवरी 2 हेल्ड, तो वो हमने 8 लाख ओरिजिनल कैपिटल पे नहीं किया, वो हमने 10 लाख पे किया जो अब नए शेयर्स हो गए हैं बोनस शेयर्स आने के बाद। लेकिन पैसे उसके नहीं आएंगे जो पहली ट्रांजैक्शन है। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन यूजफुल है, वो यूज होगी, लेकिन पैसे उसके नहीं आएंगे। अच्छा जी, ये बात हो गई। आगे चलें, सवाल समझ आ गया, इसमें कोई क्वेश्चन है? जी जी। A reduction in which item would improve a business's profit margin? डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज अगर आपका कम होगा तो जनाबे वाला आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रेवेन्यू उतना ही रहेगा, तो उससे आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएंगे। हम्म हम्म प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन होता है प्रॉफिट ओवर सेल्स। प्रॉफिट ओवर सेल्स। तो इनमें से किस आइटम में कमी होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा। आपने जो डी किया है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज, तो ये आपका किस तरह आता है जनाबे वाला? अच्छा, यहाँ पे जो आपका ये टर्नओवर डेज कम हो रहा है, ये आपका इस वजह से भी कम हो सकता है कि आपका ओवरऑल अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाए। तो अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस आपका कम हो गया, या आपने कैश सेल्स ज़्यादा कम करनी शुरू कर कैश सेल्स आपने ज़्यादा करनी शुरू कर दी है, या आपने क्रेडिट सेल्स कम करने शुरू कर दिए, तो उससे प्रॉफिट मार्जिन तो इम्प्रूव नहीं होगा ना। प्रॉफिट मार्जिन तो प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की, कि आप जो आप सेल्स कर रहे हैं, हाँ, जितनी आप सेल्स कर रहे हैं उस पर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो सेम सेल्स के अगेंस्ट अगर आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएं तो तब आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। कि सेल्स उतनी ही है, एक्सपेंसेस कम हो गए तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो उसी सेल्स में से ज़्यादा प्रॉफिट निकल आया आपका। ठीक है, तो डी इसका आंसर नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शोड द फॉलोइंग: रेवेन्यू 2,60,60,000, डिस्ट्रीब्यूशन। हो, ये तो बहुत दफ़ा आया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपने क्या क्या लिया जनाबे वाला? 10। तो ये आपका आ जाएगा 55 ओवर 250। ये आपका 22% आ जाएगा। क्वेश्चन 20, अ कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं साल के आखिर में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड जी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, या जिसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके क्या क्या शामिल होगा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल शामिल होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स शामिल होंगी, ये दोनों इक्विटी में आती हैं आपकी, और डिवेंचर्स शामिल होंगे आपके।
डिवेंचर्स आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 17,700 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 50 प्लस 11 प्लस 15, 50 प्लस 11 प्लस 15, 76। 17.7 divided by 76, 23.28 या 23.29%। अच्छा जी, a company's production team has 4 employees. Each employee is paid a basic rate of $20 an hour. The team also shares a bonus between them. टीम में कितने बंदे हैं? टीम में 4 बंदे हैं और जो टीम है वो आपस में बोनस भी शेयर कर रही है। For any production of 200 units, team is paid a bonus of 8 per unit। और ये जो है ये आपस में इक्वली शेयर होता है। अच्छा, फॉर एनी प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स से ऊपर की जो प्रोडक्शन है उस पे मिलेगा। बेसिक रेट है $20। तो इसका वो नहीं है, कोई ओवर टाइम नहीं है इनका? नहीं नहीं, ओवर टाइम इस तरह से कि आवरली रेट उनका फिक्स है। ठीक है, तो ईच मेंबर का बनाना है। ईच मेंबर का मतलब ये है 20 × 35 और दूसरा 8 पर यूनिट मिलेगा एक्सेस यूनिट का, तो ये 8 मिलेगा 50 पे, 8 × 50 तो 400 ये बन गए, 350 और 350 700 ये बन गए। सात सौ को 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? ईच एम्प्लॉय, ये एक एम्प्लॉय का रेट है। नहीं, एक मेंबर का निकालना ना। तो एक मेंबर को मिलेगा 20 × 35। ये शेयर होगा, ये शेयर होगा। हाँ, ये 4 पे शेयर होगा तो एक बंदे को मिलेगा 100। तो ये 700 जमा 100 800 मिल गया जनाब वाला आपको। कर लिया नोट, आगे चलें। ये सवाल देखें, इन्होंने ये कहा हुआ है ये 4 मई को आपकी इन्वेंट्री आई, ये 20 मई को आपकी इन्वेंट्री आई, ये 28 मई को आपकी इन्वेंट्री आई और जो सेल्स हुई है वो जनाब वाला आपकी हुई है 22 मई को। तो इसका मतलब है सेल्स इस पॉइंट पे हुई है। ठीक है, हुआ क्या है जनाब वाला, आपके पास 1000 यूनिट्स रखे थे, कितने के? इनकी वैल्यू बन गई 12,000। फिर आपके पास 1000 यूनिट्स रखे थे, इनकी वैल्यू कितनी थी? 14। तो ये आपके बन गए 14,000 के। ठीक है, तो आज की डेट में आपके पास इन्वेंट्री के 2000 यूनिट्स रखें और उनकी वैल्यू है 28,000 सॉरी। ठीक है, तो आपका रेट कितना निकलेगा? नहीं, 28,000 नहीं, आपकी 26,000 की इन्वेंट्री रखी है आज की डेट में। आज की डेट में जो आपके पास इन्वेंट्री रखी है वो 26,000 की रखी है। 14,000 जमा 12,000 तो 26,000 की है। और इसका अगर आप रेट निकालें तो ये आपकी बन रही है 13 की। ठीक है, तो ये आपका रेट आ गया। इसमें से जनाबे वाला आपने 1200 बेच दिए, तो इसका मतलब है कितनी बची आपके पास?
नहीं नहीं, 12,000 यूनिट, 1200 यूनिट्स। 2000 में से 1200 यूनिट्स बेचे तो आपके पास अब बचे 800 यूनिट्स। वो 800 यूनिट्स की वैल्यू जो है 13 पर यूनिट है। तो ये आपके पास बने 10,400 के। अब आपके पास 800 यूनिट्स और है 14.75 के, तो 800 यूनिट्स और है और उनकी वैल्यू क्या है 14.75। तो 800 इंटू 14.75 ये आपके पास आ गए 11,800 के। ठीक है, तो अब जनाबे वाला आपके पास टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी, 800 इंटू 13, ये 10,400 और 11,800 को जमा कर लें तो ये आपके पास आ गए 22,200। ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी है 22,200 की। और एनआरवी देख लें, इसका रेट क्या बन रहा है। अगर एनआरवी भी जल्दी से चेक करनी है 1600। वैसे एनआरवी बहुत ऊपर है, 24 पर यूनिट है, लेकिन कैलकुलेशन करके इसका रेट भी अगर आप डबल चेक करना चाहते हैं तो 22,200 डिवाइडेड बाय 1600, तो ये आपका जो रेट आ रहा है 13.875, 13.875। तो एनआरवी इससे ज़्यादा ही है, इसलिए एनआरवी को इग्नोर कर देंगे। तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो 22,200 आ जाएगी। ठीक है, सेल्स की डेट देखनी इंपॉर्टेंट है कि किस डेट को सेल्स हो रही है। Question number 23. A company's reported profit for the year is same whether it uses marginal costing or absorption costing. इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इन्वेंट्री चेंज होने से आपका आपका जो डिफरेंस आता है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई हो, पिछली दफ़ा भी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी उसमें वो डिफरेंस आ गया, इस दफ़ा भी क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वो बस एक दफ़ा डिफरेंस आ गया, अब वो चेंज नहीं होगा। अगले पीरियड में सेम आ जाएगा प्रॉफिट आपका अगर इन्वेंट्री चेंज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, बिजनेस है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डायरेक्ट लेबर आवर्स पे कर रहे थे, क्लियरली बता दिया। अच्छा, A business uses overhead absorption rate on direct labor hours। ठीक है, उन्होंने बजट ये किया था कि हमारा 1 लाख खर्चा आएगा जब हमारे 8,000 घंटे होंगे। ठीक है, जब उन्होंने ये बजट किया था तो उन्होंने इससे रेट निकाला होगा, रेट उनका आया होगा 100 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 12.5 इनका रेट आया। फिर ये 12.5 जब उनके एक्चुअल काम हुए, एक्चुअल जो एक्टिविटी हुई है, तो उनको पता चला जी कि उनके जो एक्चुअल आवर्स लगे हैं वो 10,000 लगे हैं। तो उन्होंने इस 12.5 को इस 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, 10,000 से। जवाब आया 1,25,000। इतने से उन्होंने ओवरहेड्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए अपने पास। बाद में जब एक्चुअल डाटा आया तो उनको पता चला कि आपके ओवरहेड्स 1,25,000 नहीं है, 1,20,000 हैं। तो उन्होंने पहले क्या किया, क्योंकि 1,25,000 रिकॉर्ड कर लिए थे, तो नज़र आ रहा है कि उन्होंने 5,000 से ओवर एब्जॉर्ब कर लिए। तो देवर ओवर एब्जॉर्ब बाय 5,000। ए, समझ आ गया कैसे किया। बजटेड से आप रेट निकालते हैं, एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी अमाउंट आती है उसको एक्चुअल अमाउंट से कंपेयर करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ओवर एब्जॉर्ब हुआ या अंडर एब्जॉर्ब हुआ। अच्छा जी, एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन आपका 6 है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आपका 6 है, फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी निकाल लें ब्रेक इवन क्वांटिटी कितनी आ रही है, 16,800 डिवाइडेड बाय 6, 16,800 डिवाइडेड बाय 6,
2800 अभी आपकी क्वांटिटी आ रही है ब्रेक इवन की। ये समझ आ गया कैसे निकालें? अगर आप प्राइस सेलिंग प्राइस 18 से 20 कर दें, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, कंट्रीब्यूशन भी आपका 2 से बढ़ जाएगा। तो पहले आपका 16,800 डिवाइडेड बाय 6 था, अब आपका 16,800 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, तो ये आपका आ रहा है 2100। तो इट हैज़ डिक्रीज्ड बाय 700 यूनिट्स। आसान है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 26 विच कॉस्ट विल फॉल एज प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। कॉस्ट फॉल करेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी जब आप प्रोडक्शन कम करेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यही होती है ना कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन कम कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा जी, सेल्स एंड प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट 2 लाख है, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल कॉस्ट इनकी कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट इनकी है 1,20,000। टोटल कॉस्ट अगर 2 लाख है, उसमें से फिक्स कॉस्ट निकाल दें तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी 1,20,000। अच्छा, सेल्स आपकी है 600, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना बना? 600 माइनस 120, 480। ठीक है, 480,000 को आपने सेल्स पे डिवाइड करना है, 600,000 पे डिवाइड करना है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो निकालना है। 480,000 डिवाइडेड बाय 600,000, 480 डिवाइडेड बाय 600, 4/5। ठीक है जी, अगला। A company forecasts in July its sales volume will decline by 10%, contribution per unit will decline by 5%. प्रॉफिट कितना कम होगा? चलें जी, ठीक है, देख लेते हैं। पहले इन्होंने किया था जून में, क्या किए, 80,000 का कंट्रीब्यूशन है और फिक्स कॉस्ट जो है वो 2,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब है 72,000 का इनका प्रॉफिट आया था, सॉरी 78,000 का, क्योंकि 80,000 कंट्रीब्यूशन है, उसमें से 2,000 फिक्स कॉस्ट निकाल दी, तो 78,000 ये इनका जून का प्रॉफिट है। सही है। अच्छा, अब जुलाई में क्या हो रहा है? जुलाई में वो कह रहे हैं कि सेल्स वॉल्यूम जो है वो 10% से डिक्लाइन कर जाएगा, तो 50,000 में से 5,000 कम हो जाएंगे। इसका मतलब है जुलाई का जो सेल्स वॉल्यूम है वो 45,000 है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 45,000। अच्छा, कंट्रीब्यूशन जो है वो 5% से डिक्लाइन करेगा, तो 80,000 का 10% होता है, वो 4,000 से डिक्लाइन कर जाएगा। एक्सीलेंट, 4,000 से डिक्लाइन कर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 70, नहीं, 4,000 से इसमें आप पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका पहले कितना था? नहीं, उल्टा, पुराना जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा वो आपका 80,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 1.6 था पुराना आपका कंट्रीब्यूशन, तो ये 1.6 जो है ये आपका 5% से कम हो रहा है, तो इसको 0.95 कर लें। 95% से, क्योंकि 5% से कम हो रहा है ना।
1.52 आ रहा है आपका कंट्रीब्यूशन, तो 1.52 को 45,000 से मल्टीप्लाई करें। तो 68,400 नहीं, नहीं सर, 68,400 माइनस 2,000 फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे ना इसमें से, 66,400। जी 11,600 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। 29th, which statement about a negative margin of safety is correct? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है जब आपकी सेल्स ब्रेक इवन से ज़्यादा हो, और जब सेल्स ब्रेक इवन से कम हो जाए एक्चुअल सेल्स, तो वो आपका नेगेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो 29 का बी, इमरान खान वाला। ठीक है जी। अच्छा, और आखिरी जो है, a business is preparing this year's budget by adding a percentage to last year's budget। आखिरी साल एक बजट बनाया था, इन्होंने कहा इस साल क्या नया बजट बनाना, बस आखिरी साल का जो बजट है उसमें बता दो कि ये चीज़ इतने परसेंट से कम हो जाएगी, इतने परसेंट से ज़्यादा हो जाएगी। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू? Previous costs are carried forward into the next budget. Inefficiencies can always be eliminated. नहीं, budget holders cannot be paid based on their performance. नहीं जी, डी होगा, खादिम।